फ्यूल के सिद्धांत में अपन आगे बढ़ते हैं। फ्यूल के अपन कई सिद्धांत पढ़े थे उस दिन, उसी में अगला सिद्धांत है आपका व्यवस्था का सिद्धांत। फ्यूल महोदय का कहना है कि जब भी कर्मचारी संस्था में काम करके जाए तो जिस यंत्र से उसने काम किया था, तो काम करने के बाद जो भी छोटे मोटे सामग्री है या जो भी यंत्र है उसको एक यथा स्थान पर, निश्चित स्थान पर रख कर जाए, ताकि जैसे ही कोई अगली शिफ्ट वाला व्यक्ति काम करने के लिए आता है तो उसे यंत्र खोजने में समय बर्बाद न करना पड़े। इसलिए इस व्यवस्था को बनाने का काम भी किसे करना चाहिए? कंपनी के प्रबंधक। हर कर्मचारी को अपने सामान को रखने के लिए एक निश्चित स्थान बता देना चाहिए, ताकि कर्मचारी काम करे और उस सामग्री को यथा स्थान पर ही रख दे, ताकि अगला व्यक्ति आए तो उसे वहाँ पे भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से सामान की प्राप्ति हो जाए। इसी को बोलते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कोई व्यक्ति काम करेगा, कहीं भी सामग्री को रख कर चला जाएगा। अगला व्यक्ति जब काम करने के लिए आएगा तो सबसे पहले सामग्री को ढूंढेगा, ढूंढने में उसे आधा एक घंटा लग जाएगा, तो आधा एक घंटे के समय की बर्बादी हो जाएगी और जो उत्पादन मिलना चाहिए था हमको, उस उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। किसने कहा? कंपनी के प्रबंधक के लिए। किसने कहा? फ्यूल ने। ठीक। फिर कहा गया व्यवस्था के सिद्धांत के बाद समानता का सिद्धांत। कंपनी के प्रबंधक को चाहिए कि संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करे। ये नहीं कि वो उसका पड़ोसी है या परिचय वाला है तो उसे अच्छा व्यवहार करे, उसे काम ना दे, आराम करने को दे दे, और जो जिससे उसका कोई संबंध नहीं है उससे दिन भर काम करवाए। तो इस प्रकार का अगर काम करता है, ऐसा मतभेद करता है अगर प्रबंधक, तो कर्मचारियों के मन में मन मुटाव आ जाएगा प्रबंधक के प्रति, और जो मनोबल बढ़ना चाहिए वो मनोबल वहाँ पर नहीं बढ़ पाएगा। किसका? काम करने वाले कर्मचारियों का। इसलिए कहा गया कि कर्मचारियों में समानता का सिद्धांत को अपनाएगा। कौन अपनाएगा? कंपनी का प्रबंधक। यानी कंपनी के प्रबंधक के लिए सब उसके लिए समान है, सबको समान रूप से काम देगा, समान रूप से आदेश देगा, सभी का समान रूप से इंक्रीमेंट करेगा, सभी का जो नियम लागू किया है दंड के लिए वो सभी को समान रूप से देगा। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी मिलेगा। चाहे वो परिचय हो, कोई भाई भतीजावाद नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान देगा। कौन ध्यान देगा? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है। फिर इसी में देखते हैं अपन कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। फ्यूल महोदय का कहना है कि कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद उनको स्थायित्व प्रदान करना चाहिए। अगर कार्यकाल में स्थायित्व रहेगा तो कर्मचारी का मन भटकेगा नहीं और एक स्थान पर ही एकदम मन लगाकर काम करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे इस संस्था को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। तो ऐसी दशा में ईमानदारी से काम करेगा तो संस्था को लाभ होगा तो उस कर्मचारी को भी लाभ होगा, उसके आय में भी क्या होगी? वृद्धि। लेकिन अगर मान लो कंपनी का प्रबंधक पहले ही बोल देता है कि तुमको 6 महीने के लिए रखा गया है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का कंपनी में मन नहीं लगेगा। कारण वो जानता है कि मैं 6 महीने के बाद तो यहाँ से चला जाऊँगा, तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, तब जब तक काम करूँगा यहाँ पर, उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे तो निकाल ही दिया जाएगा। ये सोचकर काम तो वो करेगा वहाँ पर, लेकिन उसका मन जो है अलग ही अलग दूसरे जगह काम की तलाश करेगा। तो परिणाम क्या होगा? उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब समय पर अधिक उत्पादन नहीं हो पाएगा और संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फ्यूल ने कहा कि प्रत्येक कंपनी के प्रबंधक को चाहिए कि अपने कर्मचारियों को कार्यकाल में स्थायित्व प्रदान करे। उन्हें पहले ही बता दे कि आप लोग को यहाँ पर परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है, ईमानदारी से काम करें, संस्था को लाभ होगा तो आपके लाभ में भी क्या होगी? वृद्धि। तो इतना जानते ही कंपनी के कर्मचारी अपने काम में लग जाएंगे, मनोबल से काम करेंगे और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर पहल का सिद्धांत। पहल का मतलब होता है स्वतंत्रता। कर्मचारियों को कार्य देने के बाद उन्हें कार्य करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए, उसके पास बैठना नहीं चाहिए। आदेश देने के बाद उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, तुमको ये आदेश दे दिया गया है और ये काम 5 घंटे 8 घंटे जो भी समय उस पूरे समय में पूरा मिल जाएगा या मिल जाना चाहिए। और बोलकर जब चला जाएगा प्रबंधक और कर्मचारी को स्वतंत्र छोड़ देगा तो पूरे 5-8 घंटे में वो काम या वो वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी। वो पूरा स्वतंत्र होकर काम करेगा, उसकी मनोबल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहीं भी आदेश देने के बाद कोई अधिकारी बैठ जाएगा तो उसे काम करने की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को कहा जाता है पहल का सिद्धांत। यानी फ्यूल ने कहा आदेश देने के बाद कर्मचारियों को कार्य करने के लिए
स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो अपने हिसाब से काम करेगा। आपको केवल ध्यान रखना है कि 8 घंटे में उतनी वस्तु बनती है कि नहीं। और जब हम पहल के सिद्धांत को अपनाएंगे तो 8 घंटे में वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं पहल का सिद्धांत। तो ये थे हमारे फेयोल के सिद्धांत। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसके बाद चलते हैं अपन आगे टेलर का सिद्धांत। टेलर के लिए कहा गया कि टेलर जो एक वैज्ञानिक प्रबंधक थे और उन्होंने भी कुछ सिद्धांत बताया किसके लिए, कंपनी के प्रबंधकों के लिए, कि वे भी इस सिद्धांत को अगर अपनाते हैं तो संस्था को चलाने में उनको वहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी। तो फेयोल महोदय ने कहा यहाँ पर सबसे पहले कि प्रमापों का निर्धारण, कंपनी के प्रबंधक के लिए कहा गया है कि प्रमापों का निर्धारण यानी मात्रा का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमको कितनी मात्रा में वस्तु का निर्माण करना है, हमको कितनी मात्रा में वस्तु का निर्माण करना है, कितनी मार्केट में मांग है, उसको ध्यान में रखकर मात्रा तय करना चाहिए। और तय करने के बाद जब हम वस्तु का निर्माण करेंगे तो निर्माण होने के बाद सारी की सारी वस्तु मार्केट में बिक जाएगी और अनावश्यक वस्तु हमारे गोदाम में पड़ी नहीं रहेगी और हमको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर बिना सोचे समझे अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु का निर्माण कर दिए, बिना मात्रा का निर्धारण किए, तो परिणाम क्या होगा, कुछ वस्तु बिकेगी और कुछ वस्तु मार्केट हमारे गोदाम में ही पड़े रह जाएगी और हमारी पूंजी फंस जाएगी और ऐसी दशा में जो लाभ मिलना चाहिए था हमको उस लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा फेयोल ने कि सबसे पहले हमको प्रमाप का निर्धारण कर लेना चाहिए कि अधिक वस्तु का निर्माण करना है कि कम से कम वस्तु का निर्माण करना है। और इस प्रकार से जब प्रमाप निर्धारित हो जाता है तो हमको लाभ की प्राप्ति होती है। प्रमाप यानी मात्रा। दूसरा कहा गया यहाँ पर विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत। विभेदात्मक मजदूरी के सिद्धांत के लिए कंपनी के प्रबंधकों के लिए टेलर महोदय ने कहा कि कंपनी के प्रबंधक को विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समय से पूर्व काम कर देता है तो उसे अधिक मजदूरी, और कोई व्यक्ति समय होने के बाद भी काम पूरा नहीं करता है तो उसे कम मजदूरी या उसके वेतन में कटौती करनी चाहिए। ये कहा, किसने कहा, टेलर। वैसा करने से क्या होगा, जो व्यक्ति समय पर काम किया उसको पूरा वेतन मिल गया, अधिक मजदूरी मिला, और जिसने विलंब किया उसके वेतन में कटौती हो गया, कम वेतन मिला। तो जिसने विलंब किया तो आने वाले समय के लिए तैयार रहेगा, भविष्य के लिए तैयार रहेगा कि नहीं मुझे समय पर काम करना है, नहीं तो मेरे वेतन में क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। ये सोचकर उसका मनोबल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर आने वाले समय में समय पर ही 8 घंटे में ही पूरी वस्तु का निर्माण करके दे देता है और वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। इसी को बोलते हैं विभेदात्मक मजदूरी। तो टेलर ने कहा कि कंपनी के प्रबंधक को इस विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इससे भी जो है कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण बना रहता है। फिर कहा गया यहाँ पर मानसिक क्रांति। जब कंपनी के प्रबंधक और कर्मचारी के मानसिकता में परिवर्तन होता है तो इसी को बोलते हैं मानसिक क्रांति। ये मानसिक क्रांति 2 प्रकार से होती है। अगर मान लो कंपनी के प्रबंधक ने योजना बनाया, कर्मचारियों को एकत्रित किया और कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे और जो लाभ मिलेगा तो हमको अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, तो उस लाभ के कारण हमारे आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए हमको मिलजुल कर एकजुट होकर एक साथ काम करना है ताकि वस्तु समय पर बनकर तैयार हो जाए और लागत भी कैसी आए, कम से कम। और उसके इस प्रकार से घोषणा करते ही कर्मचारियों में भी एक क्रांति उत्पन्न हो जाता है सोच में, और सब उसी प्रकार से उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं और एक मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है। और मानसिक क्रांति उत्पन्न होने के कारण लागत कम से कम आती है और अधिक से अधिक उत्पादन हो जाता है। दूसरा पक्ष क्या होता है यहाँ पर, दूसरा मानसिक क्रांति कब होता है, कर्मचारियों ने मांग किया और प्रबंधक ने उनकी मांग की पूर्ति नहीं की तो कर्मचारियों के बीच में मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों ने बोनस की मांग की और प्रबंधक ने उस बोनस की पूर्ति नहीं की या बिल्कुल देने से इनकार कर दिया तो कर्मचारियों में एक मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाएगा और वे जो है वहाँ पे हड़ताल की स्थिति उत्पन्न कर देंगे और काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए मानसिक क्रांति के अंतर्गत दोनों का सोच एक समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रबंधक के द्वारा कहे गए अनुसार कर्मचारियों ने काम किया तो मानसिक क्रांति हुआ, जिसके कारण लाभ हुआ। और अगर मान लो कर्मचारियों ने यहाँ पर मांग रखा और प्रबंधक ने उस मांग की पूर्ति कर देता, अगर बोनस की मांग किया, बोनस की पूर्ति हो जाती तो भी प्रकार की मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती और काम में
मन लग जाता, मनोबल बढ़ जाता और अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता। लेकिन जब मना कर दिया गया, वहाँ से उनकी कोई मांग की पूर्ति नहीं की गई, तो भी मानसिक क्रांति उत्पन्न हुआ। और मानसिक क्रांति यानी दोनों की सोच में परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन हो गया तो परिणाम क्या हुआ, उस हड़ताल तालाबंदी की नौबत आ गई और संस्था को हानि का सामना करना पड़ गया। इसलिए कहा गया है कि कर्मचारियों और प्रबंधकों का सोच कैसा होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, और इसके कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर मान लो दोनों के बीच में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दोनों का सोच अलग अलग हो जाता है, तो मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है। और मानसिक क्रांति उत्पन्न होने के कारण हड़ताल तालाबंदी जैसी नौबत वहाँ पर आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, मानसिक क्रांति। तो कहा प्रबंधक ने कि संस्था में मानसिक क्रांति उत्पन्न होना चाहिए तो दोनों का सोच एक हो। लेकिन अगर कंपनी का प्रबंधक और कर्मचारी दोनों का सोच अगर अलग अलग हो जाता है तो यहाँ पर मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण हड़ताल तालाबंदी की नौबत भी यहाँ पर आ जाती है। तो दोनों का सोच कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, ताकि हड़ताल और तालाबंदी की नौबत यहाँ पर ना आए। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया किसने, कंपनी के प्रबंधक ने। कौन से प्रबंधक ने, टेलर ने। फिर कहा यहाँ पर समय अध्ययन। किसी भी काम को करने से पहले समय का अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि 8 घंटे में काम करना है, तो सबसे पहले विशेषज्ञों से काम कराकर देख ले प्रबंधक। टेलर ने कहा कि वो समय पर काम 8 घंटे के लायक है कि नहीं। हम 8 घंटे का समय दे दिए हैं, लेकिन मालूम चल रहा है कि वो काम जो 8 घंटे में होगा ही नहीं, उसके लिए 15 घंटा समय लग जाएगा, और हम बिना मतलब का दंड दे रहे हैं किसको, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी को। तो ये गलत है। इसलिए कहा समय अध्ययन, यानी काम को करवा कर देख लिया जाए कि वो काम कितने समय में होता है, और उसके बाद अगर हम आदेश देंगे तो समय पर वस्तु बनकर तैयार मिलेगी। और जो व्यक्ति भी समय पर काम नहीं करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा कहा, किसने कहा, टेलर ने। इसी को बोलते हैं समय अध्ययन। दूसरा होता है गति अध्ययन। टेलर महोदय का कहना है कि काम करवाते समय प्रबंधक को ये भी देखना है कि हमारे कर्मचारी को ज़्यादा गति न करना पड़े, ज़्यादा हिलना डुलना ना पड़े। कारण ज़्यादा हिलना डुलना पड़ेगा, ज़्यादा हरकत करना पड़ेगा तो उसके शरीर में थकान आएगा, और थकान आएगा तो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर कच्ची सामग्री और मशीन की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी को ज़्यादा हलचल करने की ज़रूरत ना पड़े। सामग्री और मशीन की दूरी कम होगी तो सामग्री आसानी से मशीन तक आ जाएगा और कम समय में वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, और इसके कारण ज़्यादा थकान भी नहीं आएगा किसी भी काम करने वाले कर्मचारियों के बीच। इसी को बोलते हैं अपन समय अध्ययन के बाद गति अध्ययन। और इसके बाद होता है तीसरा थकान अध्ययन। तो टेलर ने कहा कि कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उस 8 घंटे के बीच में 4 घंटे के बाद 1 घंटे का उनको बीच में रेस्ट देना चाहिए। काम करते समय सब शुरू में कर्मचारी संस्था में आता है तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तेज़ी से काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कार्य की क्षमता की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाता है, उसमें एक थकान आ जाता है। तो उस थकान को दूर करने के लिए बीच में कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देना चाहिए, जिसमें वह कर्मचारी खा पी कर आराम करेगा तो उसमें ऊर्जा आ जाएगी, और ऊर्जा आ जाएगी तो फिर उसी गति से काम कर लेगा और हमारे उत्पादन की लागत कम से कम आएगी और मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये काम करने के लिए बोला किसने, कहा, टेलर। इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो कर्मचारी को यहाँ पर समय का भी ध्यान रहेगा, गति के कारण हलचल भी कम होगा, और थकान अध्ययन में समय उनको आराम करने के लिए दिया गया तो रेस्ट भी हो जाएगा और कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इस प्रकार से अगर कोई प्रबंधक काम लेता है संस्था में तो वहाँ लागत कैसे आती है, कम से कम आती है। आगे बात समझ में।